नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आप जितना कोर्स कराया जाए उसको आप अच्छे से करते जाइए। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने आपसे कहा था कि मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम आपको NCERT से करने हैं और आई होप आप कर भी रहे होंगे। तो कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर पहले रोल्स थ्योरम और LFBT कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आप मैक्सिमम मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम कराएं ताकि हम एक प्रकार से कोर्स भी ख़त्म कर लें। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो एक एल हॉस्पिटल रूल है, एक सैंडविच थ्योरम है, जिन दोनों को हम लोग लिमिट में पढ़ते हैं। फिर एक इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, या आप कह सकते हो कि इट इज़ वैलिड ओनली फॉर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? कंटिन्यूटी में, बिल्कुल सही। उसके बाद इंपॉर्टेंट थ्योरम आता है रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। वैसे इस सेक्शन को हम डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बाद ही पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें टेंजेंट और डिफरेंशियबिलिटी का रोल है। आप कह सकते हो कि सर आपकी NCERT जो है उसमें तो ये 5.6 और 5.7 मतलब लास्ट में ही दिया हुआ है ये, तो वो इसीलिए दिया है। इसको ज़रूरी नहीं है कि AOD के समय ही पढ़ा जाए, कहीं भी पढ़ें क्या फ़र्क पड़ता है। कुल मिला के क्या है, ये ज़रूरी है। तब ध्यान से सुनिए, रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है, पहले तो देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे हम रोल्स थ्योरम, जो कुछ कंडीशन पास होने पे हम रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। सवाल ये उठता है कि रोल्स थ्योरम लगा लेंगे तो उसका कंक्लूजन क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट लगाएंगे कहाँ? एग्जाम में तो लिख के नहीं आएगा कि रोल्स थ्योरम को ही अप्लाई करिए। तो पहले हम लोग इस थ्योरम के बारे में सीखेंगे, है ना। तो इसके लिए ये है कि लेट f ऑफ x बी ए फंक्शन, है ना, satisfying द फॉलोइंग कंडीशन, satisfying द फॉलोइंग कंडीशंस। इसमें कंडीशंस, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? y f ऑफ x इन क्लोज इंटरवल a to b की बात कर रहे हैं, और a to b में कौन कौन सी कंडीशन है ये हम लोग को ध्यान रखना है। पहली चीज़, तो f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस। एक बार लिख देते हैं फिर बताते हैं, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b। और एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल में हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस है, इसका मतलब वो ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूअस होगा और ए और बी पे भी कॉन्टीन्यूअस होगा। ए पे राइट कॉन्टीन्यूअस, बी पे लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस। दूसरा है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ये मिनिमम कंडीशन की बात करता है। अगर ए और बी पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं भी है, केवल ए और बी पे फंक्शन राइट और लेफ्ट कॉन्टीन्यूअस है, तब भी हमारा काम बन जाएगा। और तीसरी चीज़ होती है इसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब एंड पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। कुल मिला के बच्चों किसी फंक्शन में आप रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं क्लोज इंटरवल में, उसके लिए तीन ही कंडीशन है। पहली बात तो क्लोज इंटरवल में फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और ये चीज़ ध्यान रखना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी कि फंक्शन क्लोज इंटरवल में कब कॉन्टीन्यूअस होगा, कब डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल में फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो इट इज़ हमारे लिए अच्छी बात है, और एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये अगर तीनों कंडीशन होल्ड करती हैं एक साथ, तो कहते हैं हम लोग कि रोल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल। रोल्स थ्योरम इज़ एप्लीकेबल मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन एप्लीकेबल, कौन कौन से चार ऑप्शंस में से कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप रोल्स थ्योरम नहीं लगा सकते, पहले रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप रोल्स थ्योरम में क्या करना, कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी इन ओपन इंटरवल, इन पॉइंट पे वैल्यू सेम, चारों ऑप्शन में देखना। जिसमें अगर एक भी स्टेटमेंट इसमें से फेल हो जाता है ना, तो कहेंगे कि रोल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल या नॉट वैलिड। और कहोगे कि भैया थ्योरम है
इसके लिए कंडीशन तो हमने बात कर लिया, अब थ्योरम है तो कुछ तो कंक्लूजन देगा ना आपका, न अदरवाइज थ्योरम किस बात का। थ्योरम हमेशा कुछ ना कोई कंक्लूजन देते हैं, जैसे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम उसका यूज़ करते हैं बहुत जगह, तो वो कंक्लूड किए हैं हम लोग, वहाँ से रिजल्ट निकाले हैं, यही थ्योरम का बेसिस होता है ना। ये रोल्स ने, ये साइंटिस्ट है और इसने ये देखा कि अगर ये 3 कंडीशन हैं तो हम लोग रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इस चीज़ की बात कर सकते हैं। तो अब देखो अगर ऐसा है देन ये हम लोग लिखते हैं कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 फॉर एट लीस्ट 1 सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर ऐसा है, मतलब फंक्शन अगर क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इन पॉइंट पे वैल्यू सेम है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में कन्फर्म 0 होगा। अब उसको ज्योमेट्रिकली देखते हैं, ये ज्योमेट्री से देखते हैं ये क्या है ना। इसके कंडीशंस बड़ी कम है बच्चों, ऐसा नहीं है कि 10-12 कंडीशन हैं इस तरह से बात कर रहे हैं। ये वाई, ये एक्स, आप इन पॉइंट पे वैल्यू सेम करना चाहते हैं तो पहले 2 डॉट बना दीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और इस तरह से हमने बनाया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव की वैल्यू क्या कर देंगे, इस पॉइंट पे ये जो सी पॉइंट है ये तो आपका ए है ही, ये बी है ही, और ये एफ डैश सी की वैल्यू क्या कह दोगे 0। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, आप कह सकते हो कि सर 1 से ज़्यादा भी दिखा सकते थे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, है कि नहीं। ये बी है, ये देख लेना एक ही लेवल पे हमने बनाया है अपनी नज़र में। आप कह सकते हो कि ये 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। आप अगर पूरे फंक्शन को कांस्टेंट ही कर दिए तो ये सारे पॉइंट्स आपके C1 C2 का काम करेंगे, ये ए, ये बी, तो आप कह सकते हो दिस इज C1, है ना। तो ज्योमेट्रिकली क्या बताता है रोल्स थ्योरम, ज्योमेट्रिकली इसके 2 कंक्लूजन होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो आप ये चाहें तो लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम सेज दैट somewhere between A and B there exists at least one point on the curve where tangent is parallel to x-axis। अगर tangent parallel to x-axis होगा इसका मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप ऐसे लिखिएगा, या मैं उसको लिखवा ही देता हूँ ना, पहले इसको आराम से लिखो। यही मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे टेंजेंट अपना हॉरिजेंटल हो जाएगा, जैसे मिनिमम एक पॉइंट। अब यहाँ 1 से ज़्यादा है, यहाँ कह सकते हो सर इन्फाइनाइटली मैनी है। तो ये 3 कर्व है। एक चीज़ ध्यान रखना, फंक्शन डिफरेंशियल, और हाँ कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम का मतलब होता है बच्चों कि अगर किसी फंक्शन पे का डेरिवेटिव 0 है और वो ए और बी के बीच में है पॉइंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन अपना कॉन्टीन्यूअस हो या फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या इन पॉइंट पे वैल्यू सेम हो। हाँ, लेकिन अगर ये तीनों हो जाता है तो इसका होना नेसेसरी कंडीशन है, ये होगा ही होगा, ये हो ही जाएगा, ये नेसेसरी है। लेकिन अगर ये होता है, सिर्फ ये होता है, तो इनके बारे में कोई कमेंट्स नहीं कर सकते, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उसी को लिखा जाता है कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज़ नॉट ट्रू। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, कि रोल्स थ्योरम में एक है फंक्शन और एक है, जैसे यहाँ पे हम रूट की बात कर रहे हैं, जब फंक्शन को 0 से इक्वेट करते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में हम लोग क्वाड्रेटिक का ग्राफ पढ़े थे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और रूट बोलते थे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब y 0 है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब आ जाता है रूट ऑफ एफ एक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूट ऑफ एफ डैश एक्स की बात करते हो, और एट लीस्ट या मिनिमम, उससे हम लोगों को स्ट्राइक करता है। जैसे इस तरह का इंटरवल दिया हो ऑप्शन में, और जिस इक्वेशन के रूट की बात करें वो अपने फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। वो मतलब हम एफ डैश पे रोल्स थ्योरम नहीं लगाएंगे, हम एफ पे रोल्स थ्योरम लगाते हुए आए हैं तो एफ डैश मिला है। मतलब अगर हमें कभी ये इक्वेशन दिया हो तो इसका एंटी डेरिवेटिव को हमें एज्यूम करना होगा और वहाँ पे रोल्स थ्योरम लगाना होगा। ये ध्यान रखिएगा,
ये मैं क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ, और एक दो पॉइंट लिखवाना है तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। क्लियर? तो ये हमने बच्चों लिखवाया है कि आप जो मैं बोल रहा था कि ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम सेज दैट समवेयर बिटवीन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक ही बात है। और दूसरा, ये पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, और दूसरा ये है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और हम ये मान लीजिए अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसके बीच में हम कम से कम एक टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं, है ना। इस पे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। यहाँ पे ये सी है और ये एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सवाल ये उठता है। तो आप इसको लिखो, मैंने ये कहा कि फॉर ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। इसी को मैं लिखवा रहा हूँ। तो फॉर ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, देखो जब ये कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन लिख रहे हैं, मतलब ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में तो होगा ही होगा। बिटवीन एनी टू रूट, एनी टू कंजुगेटिव लिख सकते हो, कंजुगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब कंजुगेटिव रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बोल दिया, मतलब कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू एफ ऑफ बीटा इक्वल टू 0, तीसरी भी कंडीशन हो गई। तो यहीं पे तीनों कंडीशन लिख दिया। देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दो कंजुगेटिव रूट हैं और कोई फंक्शन मान लीजिए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मतलब जो फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, तो उसके दो रूट के बीच में कम से कम एक उसके डेरिवेटिव का रूट कन्फर्म एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो पॉइंट हैं। एग्ज़ाम में कैसे पहचानते हैं कि हम रोल्स थ्योरम ही लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में? तो पहला एटलीस्ट वन रूट की बात करेगा, क्या मैंने बोला, एटलीस्ट वन रूट। दूसरा रूट की बात करेगा। तीसरा, जैसा अभी हम LMVT पढ़ेंगे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो उसमें ये एहसास करेंगे हम लोग कि LMVT जनरल फॉर्म है, इसके बावजूद भी उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उसमें रूट के बारे में बात नहीं करते, उसमें बाकी सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट के बारे में बात हो रही है। और रूट जानते ही हो हमारे लिए JEE के लिए, जिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है रूट, क्योंकि बिना रूट का कुछ मतलब ही नहीं है, ग्राफ आप कितना भी बना लो। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कई बार क्वेश्चन आया है। तो पहला हॉरिजेंटल टैंजेंट मिलेगा, दूसरा कि दो अगर कॉन्जुगेटिव रूट हैं किसी भी कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के, तो उसके बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 जरूर होगी मिनिमम एक पॉइंट पे। और तीसरा कि रोल्स थ्योरम में जिसके रूट की बात होती है वो फंक्शन ना होकर वो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो अगर हमें किसी के रूट के बारे में डिस्कशन करना है तो हमें उसका एंटी डेरिवेटिव एज्यूम करना होगा। और लास्ट पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट कहता है सी ऑफ रोल्स थ्योरम। सी ऑफ रोल्स थ्योरम का मतलब कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, है ना। सी ऑफ रोल्स थ्योरम मतलब एफ डैश सी इक्वल टू 0। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, मतलब क्या क्या ध्यान रखोगे अब? कहोगे कि सर रोल्स थ्योरम की 3 कंडीशन, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, इन पॉइंट पे वैल्यू सेम। रूट के बारे में मतलब एफ डैश एक्स, कंजुगेटिव रूट के बीच में मिनिमम एक रूट। और ज्योमेट्रिकली LMVT कह रहे हैं, रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल टैंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तब आप लिखिए क्वेश्चन और ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इन 0 to 2। एक ये क्वेश्चन आएगा जो कि बोर्ड में आपका आ सकता है और बोर्ड के सिलेबस में है। तो आप ये लिखना कि एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल नेचर का है जो कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो लिखो सिंस एफ ऑफ एक्स जिसकी वैल्यू लिख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x
is a polynomial function which is always continuous and differentiable. ये हम लोग चिल्ला के पढ़ते थे ना डिफरेंशियबिलिटी में कि ऑल पॉलिनोमियल्स एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। तो आज इसी के लिए तो पढ़ रहे थे। हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यू, जब हमेशा कॉन्टिन्यूस है तो क्या ये 0 से 2 के बीच में कॉन्टिन्यूस होगा? तो यस। एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 से 2। जितनी ज़रूरत है उतनी तो पूरा कर लें। अब इन पॉइंट पे वैल्यू देखते हैं। तो f0 की वैल्यू जी निकालोगे तो 0, f ऑफ 2 निकालो तो ये हो जाएगा 8 और ये -12 + 4, ये भी 0 आ जाएगा। तो f डैश c निकाला जाए तो f डैश c कितना होगा? 3c² - 6c + 2 = 0। तो यहाँ से आपको c² - 2c + 2/3 = 0। तो ये c - 1 का होल स्क्वायर = 1/3। तो c की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1 ± 1/√3। और ये दोनों वैल्यू आपकी 0 से 2 के बीच में बिलोंग्स कर रही हैं। तो आप हेंस लिखोगे रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे पता चला कि वेरीफाइड होगा? एप्लीकेबल होना और वेरीफाई करने में अंतर है बच्चों। एप्लीकेबिलिटी जब पूछे तो हमें केवल कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और इन पॉइंट पे वैल्यू देखनी है। मतलब केवल 3 कंडीशन देखनी है। एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, केवल 3 कंडीशन हम लोग देख के कंफर्म कर देंगे। वो होता है एप्लीकेबिलिटी। जब वेरिफिकेशन की बात करें तो ये भी हमें कंफर्म करना होगा भाई, जब तीनों चीज़ें होल्ड कर रही हैं तो अपना सी तो आएगा ना, और मिनिमम 1 आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 3 कंडीशन हो और ये ना हो, क्योंकि थ्योरम है। थ्योरम मतलब एक रिजल्ट है उसका। तो हम लोगों ने ये चेक किया कि यहाँ पे जो c 1 + 1/√3 और 1 + 1 - 1/√3 आ रहा है, ये दोनों क्वांटिटी 0 और 2 के बीच में है। इससे हमारा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में जब 4 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट सोचता है क्या लिखें, वो सीधे सीधे ये करता है, अबे ये कौन लिखेगा, मैं लिखने जाऊंगा क्या इसको लिखना होगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी लिखना है। अरे जितना जानते हो उतना तो लिख दो। उसके बाद हाँ आप ये भी कर सकते हैं बच्चों की, पहले f' निकाल लें। अगर आपको f' लिखने में दिक्कत होती है तो 3x² - 6x + 2 और फिर यहाँ से f' करो। क्लियर? सी ऑफ रोल्स थ्योरम ध्यान रखना, सी ऑफ LMVT, सी ऑफ रोल्स थ्योरम, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आई होप इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉइंग। मेरे ख्याल से सबको सही होगा। आगे बढ़ जाऊँ तो इसी बात पे लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन x³ + bx² + ax व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2 एट c = 4/3 देन फाइंड a and b। एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम करेंगे। ये तो पॉलिनोमियल है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे क्या कर देंगे? 0। 2 इक्वेशन 2 अननोन, हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए बस इतना ही करना है बच्चों। तो f ऑफ x की वैल्यू है x³ + bx² + ax। तो सिंस f ऑफ 1 = f ऑफ 2, ये रोल्स थ्योरम की कंडीशन है। कहाँ गया? तो इसमें रखो 1 + b + a = 2 रखोगे तो ये 8 + 4b + 2a। तो यहाँ से a + 3b की वैल्यू आ जाएगी -7, इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो f' की वैल्यू निकालेंगे तो 3x² + 2bx + a, और f' 4/3 की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये 3 16/9 + 8b/3 + a = 0। तो यहाँ से आ रहा है a + 8b/3
इक्वल टू ये आ जाएगा -16/3। समझिएगा इस चीज़ को। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो a + 3b की वैल्यू है -7 और a + 8b/3 दिस इज इक्वल टू -16/3। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वी गेट b/3 इक्वल टू, है ना, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 16/3 - 7 तो -5/3। तो b की वैल्यू आ जाएगी -5 और a किसी में रख दो, कहाँ रखोगे a को वैल्यू, तो -5 तो 15, तो a की वैल्यू आ जाएगी 8। तो हेंस a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू -5। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? आप कह सकते हो कि सर कैसे पहुँच गए बताओ, मेरे को तो नहीं आता। क्या करोगे? क्वेश्चन छोड़ दोगे, समझाओगे नहीं, भाग जाओगे? क्यों भागोगे? आप तो बोले हो कि मुझे समझाना है, समझाओ। तो बेटा आप बताओ, रोल्स थ्योरम 1 से 2 एप्लीकेबल है, मतलब इन पॉइंट पे वैल्यू सेम करोगे, हाँ या ना? हाँ। फिर 4/3 पे रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, सी पे क्या जानते थे, f' सी की वैल्यू 0 जानते थे। यार जब सब कुछ जानते हो तो फिर क्या टेंशन है, चिल मारो, है कि नहीं? तो एवरीथिंग इज डन। तो सी के बारे में ये हमने दूसरा क्वेश्चन कराया, पहला बोर्ड लेवल का कराया, दूसरा ये जेईई मेन लेवल का है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और इसको ध्यान रखिएगा। रोल्स थ्योरम की जितनी कंडीशन है बच्चों उसको ध्यान रखिएगा, रोल्स थ्योरम का कंक्लूजन ध्यान रखिएगा, उसका रिजल्ट ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग आपको ध्यान रखना है। और इसी बात पे लिखिए, हो गया ना ये? एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे मूव करते हैं। तो लिखो अगला क्वेश्चन। देखो अगला बच्चों क्वेश्चन ये है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ सी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब कि जो हम पहले से ही जानते हैं, रोल्स थ्योरम में जो सी आता है उस ये फंक्शन का इस पॉइंट पे, जैसे 2x टाइम्स x - 3 टू दी पावर n 0 से 3 में जो c की वैल्यू है वो 3/4 है। तो आप बताओ कि n की वैल्यू कितनी होगी? तो क्या करेंगे, भगवान जाने क्या करेंगे। अबे क्या करेंगे? तो कहो कि सर कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम दिख रही है तो f' c की वैल्यू 0 कर देंगे। बिल्कुल सही सोचा आपने, करो फिर। तो f ऑफ x दिया हुआ है, ये है 2x टाइम्स x - 3 की पावर n। तो f' करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x - 3 की पावर n प्लस 2x और यहाँ n टाइम्स x - 3 की पावर n - 1। तो सिंस f ऑफ डैश ऑफ 3/4 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ 3/4 रखो तो 2 टाइम्स 3/4 - 3 टू दी पावर n, या इसको ऐसे लिख सकते हो n - 1 इंटू 3/4 - 3 ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ 2nx की वैल्यू 3/4 और यहाँ 3/4 - 3 की पावर n - 1। ये जानबूझ के कर रहा हूँ बच्चों ताकि ये मैं कैंसिल कर सकूँ, है ना, और इससे आसानी से वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए कैसे, तो इस पार्टी को उधर लेकर चले जाते हैं और ये कितना हो गया देखो ध्यान से, तो ये 3n/2 और इसको इधर लेकर चले आए तो ये क्या हो जाएगा 3 - 3/4। तो 3 को कैंसिल कर दो, अब जैसे भी करो यार हो जाएगा। तो ये 1 - 1/4, ये 1 - 1/4 3/4 होता है, तो ये 3/2 आएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी इक्वल टू 3। आप हमसे जल्दी भी कर सकते हैं, है ना। ये हमने जो n आ रहा था ना, इसको n - 1 और n में ब्रेक कर दिया ताकि इसको मैं काट सकूं, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म है, आप इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं। और आपको n की वैल्यू चाहिए तो n आप खुद से भी करोगे तो हमसे जल्दी कर लोगे। और n की वैल्यू कितनी आ रही है 3, कितनी आ रही है 3, कितनी आ रही है 3। आपने क्या किया, कहो कि हमने चुपचाप सर ये किया है कि आपने c की वैल्यू दी थी तो हमने f' निकाला, f' की वैल्यू 0 कर दिया, हमें n मिल गया था। ये हम लोग अभी तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। आई होप आप सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना। आप हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखिए और हर क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए कराएं।
ताकि आपको नई चीज़ दिखे। रोल्स थ्योरम में आप हर टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी लर्निंग आप पहले से ही कर लें। आई होप एवरीथिंग इज डन। क्या किया हमने, फिर से बता दूं, ये हमें दिया हुआ था कि रोल्स थ्योरम, और देखो क्लोज इंटरवल में n नॉर्मली नेचुरल नंबर है तो ये पॉलिनोमियल टाइप का ही हो गया, तो ये तो हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी हो गया। 0 और 3 पे वैल्यू 0 है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो गया। तो f'3/4 की वैल्यू यहाँ से निकाल के 0 कर देंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 3 के इक्वल, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लिखिए। मेरे ख्याल से मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लिया, और बच्चों आपको भी मेहनत करनी है ना, और वो पैसन लाओ यार, वो लाओ अपने अंदर जज्बा, है ना, बिना उसके कुछ काम नहीं होगा। आगे बढ़ें तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, 2a + 3b + 6c = 0, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल। एटलीस्ट वन रूट आ गया ना, इक्वेशन मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। हमें क्या करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में, एक तो होता है कि हम लोकेशन ऑफ रूट से जाएं क्वाड्रेटिक का, उससे आसान है कि अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं तो f(x) इसके एंटी डेरिवेटिव का एज्यूम कर लीजिए, ax³ + bx² + cx और प्लस लैम्डा लगा देते हैं, या d लिख सकते हैं, जो भी मन करे लिख दीजिएगा, है ना। चलिए d ही लिख देते हैं क्योंकि d कहीं दिख नहीं रहा है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पे अगर रोल्स थ्योरम लगाएंगे तो इसके रूट, डेरिवेटिव के रूट के बारे में बात होगी जो कि 2ax + b है। हमें इसके रूट के बारे में बात करना है, मतलब इसके एंटी डेरिवेटिव पे हम रोल्स थ्योरम लगाएंगे। अब ये 4 ऑप्शंस में से रोल्स थ्योरम किस पे लगेगा, तो इसमें पहला अटैक करते हैं। देखो ये कॉन्टीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन तो है ही, तो बस f0 की बात कर लो तो ये d आएगा, और f1 की बात कर लेते हैं तो ये a/3 + b/2 + c और प्लस d आएगा। तो इसको थोड़ा एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2a + 3b + 6c होल डिवाइडेड बाई 6 + d, तो ये तो 0 हो जाएगा गिवन कंडीशन से, तो ये d। तो आप कह सकते हो कि हैंस रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल लिखना है यार, अप्लीकेबल इन फॉर f(x) इन क्लोज इंटरवल 0 से 1। तो अगर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है तो बाई रोल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं, बाई रोल्स थ्योरम, अरे यार, f'(x) = 0, दैट इज ax² + bx + c = 0 has at least one root lying in 0 से 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन तो ये हमने टिक कर दिया, बाई चांस एंड पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं आती तो हम लोग तुरंत 1-2 के बीच में देखते हैं। अगर ये भी फेल हो जाता तो इसके बारे में देखते हैं, और तीनों फेल हो जाएगा तो इसके बारे में नहीं सोचना है, तीनों फेल हो जाएगा तो इस ऑप्शन को टिक कर देना है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अबे क्या कर रहा है, कहो कि सर मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन तो रिजेक्ट करेंगे, चारों रिजेक्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम किस बात का देने गए हैं, घंटा बजाने गए हैं वहाँ पे। 4 में से एक तो होगा, 3 को रिजेक्ट कर दो, चौथा अपने आप सही हो जाएगा। या आप जो सही हो रहा है उसको क्यों सही हो रहा है उसके बारे में देखो। समझ में आया? नहीं आया, कहो कि सर क्या सिखा रहे हो और हमें बुड़बक बना रहे हो, तो वो ध्यान रखना। आपको बुद्धू नहीं बना रहे हैं बच्चों, ये जो है वही बता रहा हूँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अबे भाई तू मत फंस जाना माइक साहब, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भाई साहब जो हैं ये फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। क्या मैंने कहा? ये जो भाई साहब हैं ये फंक्शन के डेरिवेटिव हैं। हमें इस पे रोल्स थ्योरम नहीं लगाना होता है, इसके एंटी डेरिवेटिव पे रोल्स थ्योरम लगाना होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊँ। अगर आपकी दुआएं रहेंगी तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। लिखिए अगला क्वेश्चन।
देखो बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ, ये ऑलरेडी जेईई मेन में पूछा जा चुका है और ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया था ना कि बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ये उसी स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट हैं और ये भाई साहब जो है, अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो इसको थोड़ा नोटिस करिए, ये कौन है? तो ये है एफ डैश एक्स। तो आप कह सकते हो एफ एक्स एफ डैश एक्स के रूट के बारे में बात करना मतलब सिलेबस में हम पूरा रडार की तरह घूम लेंगे तो हमें एक ही पॉइंट स्ट्राइक करेगा और वो पॉइंट का नाम है, कौन है वो पॉइंट? कौन है? रोल्स थ्योरम। तो देखो ध्यान से देखना, लेट एफ ऑफ एक्स इन, और ये देखो ध्यान से, तो एक अल्फ़ा रूट है ही और एक जीरो भी बाई लकली रूट है। तो आप कह सकते हो कि सर ये कुछ भी करोगे ये कुछ ऐसे ही दिखेगा रफली अगर बात करें तो। और ये दिख रहा है कि अपना एफ डैश एक्स की वैल्यू ये जीरो आ रही है और ये जो जीरो है वो जो सी है ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में क्या है? लेस देन अल्फ़ा है। तो आप कह सकते हो क्लियरली एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज़ ए पॉजिटिव रूट which is smaller than अल्फ़ा। मतलब ये रूट अपना क्या है? अल्फ़ा से लेस है। क्या है? अल्फ़ा से लेस है। ये क्या है? अल्फ़ा से कम है। कम है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे फिर? ये। अच्छा ये बताओ, जैसे हमें कैसे, क्या सपने में आया था क्या कि जीरो एक रूट है? कहो कि सर अब इसमें भी क्या बताएं आपको, अब तो बुद्धू बना रहे हो। ये जीरो तो यार सेटिस्फाई कर रहा है, तो जीरो तो रूट है ही, अल्फ़ा भी रूट है। तो हमने क्या किया, जीरो और अल्फ़ा के बीच में लगाया, तो उसका एक पॉजिटिव रूट अल्फ़ा से कंपेयर करने पे वो क्या है? कम आ रहा है। हमें केवल रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा के बारे में बात करना है बच्चों, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए। इसमें यही नहीं समझ में आता है कि कहाँ से स्ट्राइक करें, क्या करें। तो ये अंडरस्टूड है कि जब भी एफ एक्स और एफ डैश की बारे में बात आए, एफ एक्स के रूट से एफ डैश एक्स के रूट के बारे में बात आए, एफ एक्स के रूट से एफ डैश एक्स के बारे में, हमारे साथ बोलिए 5 बार, एफ एक्स से एफ डैश एक्स के रूट, एफ एक्स के रूट से एफ डैश एक्स के रूट, एफ एक्स के रूट से एफ डैश एक्स के रूट। तो हमें पूरे सिलेबस में रोल्स थ्योरम ही क्लिक करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हाँ एक ग्राफिकल तो रहता ही है, वो तो कहीं भी लगा सकते हो। तो रोल्स थ्योरम हमने पूरी कोशिश कर ली बच्चों, 4-5 क्वेश्चन भी करा दिए। अब इसी बात पे लिखिए अगला थ्योरम, विच इज लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग LMVT कहते हैं, और वो इससे सिंपल होता है और जनरल फॉर्म होता है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला हम लोग लिखने जा रहे हैं बच्चों लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग शॉर्ट में LMVT बोल देते हैं। कौन इतना बड़ा नाम लिखेगा, है ना? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें भी लेट एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल a to b दिया रहता है, satisfying the following conditions, the following conditions। एक इसमें पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो पहले 2 पॉइंट रोल्स थ्योरम के हैं, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाले, वो यहाँ पे भी ऐसा सेम है। एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a to b। इतना तो कहोगे रोल्स थ्योरम में भी लगा था। तो देन एफ डैश सी की वैल्यू
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आ जाएगी फॉर एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। अब ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो। ये कोई हमने इस तरह का ग्राफ बनाया, इस पे ए और बी पॉइंट लिया, इस बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब सीधा को स्मॉल बी और इसे यहाँ कैपिटल ए कह रहा हूँ। फंक्शन का आपको दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। इन पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम हो। तो आप क्या करिए, एफ बी माइनस एफ ए करते हैं तो आप इसका जब कोऑर्डिनेट लिखोगे बी का, तो ये लिखोगे बी कॉमा एफ ऑफ बी, और ये भाई साहब हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये है ए कॉमा एफ ऑफ ए। ये हम सब फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कॉपी को सुंदर बनाने के लिए और अपने छोटे भाई या बहन को पढ़ाने के लिए इतना अच्छे से कर लेंगे, है ना। क्योंकि अब सही से लिखिए यार, इसको थोड़ा दूर लिखता हूँ। ये कौन है, ए कॉमा एफ ऑफ ए। आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब सेकेंड ए बी का स्लोप, और वो एफ डैश सी का मतलब टेंजेंट का स्लोप एट पॉइंट सी। ए और बी के बीच में क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पे इस सेकंड लाइन के पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं? तो कहोगे यस सर, ये है ना आपका सी, ये कैपिटल ए है, तो क्लियरली आप कह सकते हो। और ये एफ डैश सी स्लोप होगा, और ये ज़रूरी नहीं कि जीरो होगा। आप कह सकते हो कि हियर ज्योमेट्रिकली LMVT सेज दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब देयर एग्जिस्ट एट, इसको मैं लिखवा देता हूँ स्टेटमेंट के फॉर्म में। LMVT says that there exists a point on the curve where tangent there exists between somewhere between A and B, there exists a point on the curve at which tangent is parallel to the chord AB या सेकेंड लाइन AB, ऐसे लिख सकते हो। तो बस इसमें इतना ही है कि इसमें एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब देखो ध्यान से, अगर एफ ए और एफ बी की वैल्यू सेम हो जाए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो आप कह सकते हो रोल्स थ्योरम इज ए स्पेशल केस ऑफ LMVT। इसके बावजूद भी हम लोग LMVT पे क्वेश्चन कम करते हैं, रोल्स पे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज ऑफ रूट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, रोल्स थ्योरम को इतना भाव ही नहीं देते। है कि नहीं, समझ में आया? तो इसको ध्यान रखना है, इसमें कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, इन पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है वैल्यू सेम हो। और एफ डैश सी की वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करते हैं। इसको याद रखिएगा बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, भूलिएगा मत। आप लोग भूल जाते हो, फिर परेशान होते हो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होता है, फिर परेशान रहते हो कि यार हमने कुछ कम पढ़ाया या कुछ कम पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं, मेन है कि हम पॉइंट को ध्यान नहीं रखते हैं। और इसी को मैं प्रॉपर वे में लिखूँ, चाहो तो लिख लो, ज्योमेट्रिकली लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको मैं LMVT बोल रहा हूँ, या मीन वैल्यू थ्योरम भी। NCERT में तो मीन वैल्यू थ्योरम ही सिर्फ लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। NCERT की सिर्फ ये हेडिंग है, MVT कहते हैं उसको। ज्योमेट्रिकली लैग्रेंज LMVT सेज दैट समवेयर बिटवीन कैपिटल A एंड कैपिटल B there exists a point on the graph या on the curve at which tangent is parallel to the second line AB। ये है पॉइंट, इसी चीज़ को लिखना है। और इस पे बेस क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम आपको लिखवाते हैं। इस पे बेस एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि ए वैल्यू ऑफ C फॉर विच कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यूज थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन। एक चीज़ ध्यान रखना, जो हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ ज़्यादा जगह है तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने पॉइंट लिया, ये A है और ये B है, तो यहाँ पे हम जैसे दो टेंजेंट दिखा सकते हैं। जैसे ये C2 है और ये क्या है, C1 है। तो एटलीस्ट वन, उस पॉइंट को याद रखेंगे। आप चाहें तो ये डायग्राम को भी बना लीजिएगा। और ये हमने ऐसे टेढ़ा मेढ़ा किया है, फंक्शन है तो ऑब्वियसली बच्चों फंक्शन की तो कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, है ना। यहाँ B कर लेना।
तो इस सेकंड लाइन के कह सकते हो कि सर यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना सकते हैं पैरेलल और यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। जैसे रोल्स थ्योरम वाला था, मुझे लगा कि मैंने एक ही डायग्राम बनाया है तो आपको परेशानी ना हो। अब आपको एफ डैश ये एल एम बी टी तो होल्ड करेगा ही, क्योंकि फंक्शन कहाँ है एल एन एक्स। तो एफ डैश सी इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। चलो तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो इसका 1/x, तो ये 1/c हो जाएगा। ये ln3 माइनस 0 अपॉन 2, तो यहाँ से 2 की c की वैल्यू आ जाएगी 2/ln3। ln3 का मतलब log ऑफ 3 टू द बेस e, तो ये उल्टा करोगे इसको तो log ऑफ e टू द बेस 3 हो जाएगा बच्चों। दिस इज इक्वल टू c। मेरे ख्याल से ये कन्फर्म सही होगा ना हर चीज़। ए वैल्यू ऑफ c फॉर विच कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन ऑन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 से 3 इज गिवन बाई एफ डैश सी इक्वल टू F3 माइनस F1 अपॉन 3 माइनस 1। हमारे ख्याल से ये सही भी होगा आपका, सही है ना? बिल्कुल। और ऑप्शन कौन सा है ये? इसमें थोड़ा ऑप्शन को लेकर ध्यान रखना, नहीं तो जल्दीबाजी में पता ना कैसे स्टूडेंट बी ऑप्शन टिक कर देते हैं और ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं कि सर हमने तो गलत कर दी। अब एक गड़बड़ कर दी तो सही करो इसको। तो इसमें क्या सीखा हमने? कहोगे कि सिर्फ ये सीखा कि अगर डेफिनेशन आपको याद हो, थ्योरम याद हो, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और कोई टेंशन वेंशन की बात नहीं है। चिल आउट मारना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहना चाहिए और ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसे कि मैं कभी कभी सोचने लगता हूँ और वो गलत बात है, आपको भी पता है। इसी बात पे लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है इफ़ द फंक्शन f of x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 सेटिस्फाइज LMVT एट x इक्वल टू 2 ऑन द इंटरवल 1 to a, देन a इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए में, जैसे एफ डैश 2 इक्वल टू F1 माइनस एफ ए माइनस F1 अपॉन ए माइनस 1 कर देंगे। सिंपल सा सॉल्व करना है बच्चों इसमें। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप जल्दी जल्दी कर लो, फॉर्मेलिटी है केवल। फॉर्मेलिटी मतलब मोलारिटी नॉर्मलिटी वाला फॉर्मेलिटी नहीं, ये वाला औपचारिकता वाला फॉर्मेलिटी। तो एफ डैश एक्स निकालो तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, थोड़ा ध्यान रखना। तो एफ डैश 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8 प्लस 3 11। एफ ए तो निकाल ही लोगे, F1 के लिए मेहनत करनी है तो 2 प्लस 3 प्लस 5 5 3 8 2 9। तो सिंस एफ डैश सी इक्वल टू F2 इक्वल टू बाई LMVT, आप ये ज़रूर लिख दीजिएगा, LMVT का नाम लेना ज़रूरी है, अदरवाइज नाराज़ हो जाएगा ये बेचारा, अपॉन a माइनस 1। तो ये कितना लाए हो? कितना लाए थे? ये 11। ये तो कहोगे कि सर 2a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 माइनस 9 होल डिवाइडेड बाई a माइनस 1। सही लिख रहा हूँ? तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4 इक्वल टू 11a माइनस 11। एक तरफ ले चलते हैं, ये सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक को। माइनस 8a प्लस 7। एक मिनट ध्यान रखना बच्चों, 7 4 11 सही है ना? 8 होगा ना? हाँ सही तो लग रहा है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 8, 2 7 14, कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक बार फिर से चेक करते हैं। F1 5 3 8 तो 10 होगा ये। ओके, यहाँ 10 करिए, यहाँ 10 करिए और ये 5 करिए। अब ये इधर से जाएंगे टपक के तो 6 होगा, लपक के टपक के जो भी कह सकते हो, ये आएगा। और a की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3। ऑब्वियसली 1 तो हो नहीं सकती है क्योंकि हमें 2 से आगे जाना है। तो a इक्वल टू, वैसे तो हमें जेई जाना है, आईआईटी जाना है, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या है बेसिकली, आप कह सकते हो कि सर ये कैलकुलेशन मिस्टेक था और ये आपकी गलती थी, यहाँ आपने जो 9 लिखा था। हम तो बड़े हैप्पी हो रहे थे कि सर ने गड़बड़ कर दी। अरे भाई, सर ने गड़बड़ कर दी तो आप सही करोगे ना, हम थोड़ा सही करेंगे। कौन एग्ज़ाम किसको देना है? आपको। अच्छा, मैं ही देने जा रहा हूँ एग्ज़ाम। ठीक है भैया, इसको जल्दी नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लीजिए बच्चों, है ना?
क्लियर? इस तरह से आपका सही हो जाएगा। इसमें क्या किया हमने, सिंपली एलएमवीटी लगा दिया। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं और फिर इस क्लास को कंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या किया हमने। ये एलएमवीटी की जो कंडीशन है याद रखना है, यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 नहीं होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है और उसी को एफ डैश सी कह रहे हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, गिवन एफ डैश 1 इक्वल टू 1 एंड डी बाई डी एक्स। मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, इसको चुपचाप आपको नोट करके अटेम्प्ट करना है। एक बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा तड़का है, कह सकते हो, और इन्जॉय करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा ये बताओ, एफ डबल डैश सी 2 से 4, तो ये तो लिख ही सकते हो ना कि इसमें एफ डैश 2 की ज़रूरत पड़ेगी आपको, एफ डैश 1 की बात है। देखते हैं क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो एफ डैश 1 की वैल्यू 1 है, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसमें यही नहीं समझ में आता है ना कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आराम से क्वेश्चन को नोट करेंगे और फिर अटैम्प्ट करेंगे। तो देखिए यहीं से आए जो भी आएगा, 2 टाइम्स एफ डैश 2x बाई चेन रूल, ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एफ डैश 2x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 टाइम्स एफ डैश एक्स। मतलब कि अगर हमें एफ डैश 2 की वैल्यू चाहिए तो 1/2 टाइम्स एफ डैश 1, और ये कितना है 1/2 है। एफ डैश 1 की वैल्यू 1 दी हुई है। एफ डैश 4 चाहिए तो यहाँ हमने x की वैल्यू 2 पुट किया, तो 1/2 टाइम्स एफ डैश 2, और ये ऑलरेडी क्या लिखेंगे 1/4। अब फॉर ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ये हम लोग रोल्स थ्योरम लगा देते हैं 2 से 4 में। एफ डैश सी बिलोंग्स टू 2 से 4 है, एफ डबल डैश सी, तो ये एफ डैश 4 माइनस एफ डैश 2 अपॉन 4 माइनस 2। तो लिखो एफ डैश 4 कितना है 1/4 माइनस 1/2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये माइनस 1/8, विच इज़ ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन। लेकिन यहाँ तक आप सोच पाएंगे? कहोगे सर टफ है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। आप जैसे पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से तो सब कुछ आसान है बेटा। टाइम कितना हुआ, कंट्रोल में तो है ना, बिल्कुल सही। तो बच्चों आज की क्लास में हमने रोल्स थ्योरम और एलएमवीटी ही किया, अब हम हौच पच नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से रिवाइज़ करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, प्रमोट करें और अपना चैनल मानते हुए इसको आगे ले जाएँ। और अपने जूनियरों को, जो भी आपके जूनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, उनसे हमारा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए यार, है ना। आपके सपोर्ट से ही हम हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, यही हम चाहते हैं। आप जो भी लक्ष्य रखो हो वो ज़रूर पाएँ, यही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं। और जल्दी ही मिलेंगे। अगली क्लास में वर्ड प्रॉब्लम होगी और उसमें कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। 12 क्वेश्चन करने हैं अगली क्लास में, मिनिमम 1 दर्जन क्वेश्चन, याद रखिएगा 1 दर्जन, है ना। और उसके अगली क्लास में हम ग्राफ बनवाएंगे। तो देखते हैं, प्लानिंग थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाती है, अप एंड डाउन क्लास होती रहती है, लेकिन कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये हमने अपना पूरी तरह से बेस्ट दिया है, इतना बेस्ट दिया है कि आपका जी में जिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप मेहनत करें तो। और जिया के लिए हम स्पेशली क्लास तो करवाएंगे ही। तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। हैव ए ग्रेट डे।